मेरे ऊपर अभी तक 35 केस हुए। और सारे चल रहे हैं अभी भी? जी चल रहे हैं। बंद नहीं है कोई भी? कोई भी। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को उनको एक जगह दी है, जंतर मंतर में आइए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा सकते हैं। अगर वायलेंस भी होती है तो उनके ऊपर पानी छिड़ा जाता है। उससे अगर अब मुसीबत से मुसीबत होगी तो एयर में टीयर गैस मारे जाती है, जब ना वो हद होती है पार। क्या हमारे लिए इन्होंने यहाँ पे कोई ऐसी जगह रखी है हम जहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं। तो हमारे ऊपर न पानी डाला जाता है न टीयर गैस शेल मारे जाते हैं, तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती है, पैलेट फायर्स लगाए जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी डिफरेंस है उनमें और हम में। क्या टेररिस्ट कौन है? क्या हम टेररिस्ट हैं? अगर आप देखें 2008 के बाद भी गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा था कि हम लोग नॉन लीथल वेपन्स को यूज़ करेंगे। वो नॉन लीथल वेपन्स जो थे उन्होंने कहा कि वो टीयर गैस होंगे, वो पैलेट गन्स होंगे, पेपर गैस होगा। कश्मीर में बदकिस्मती ये है कि 2009 से जो ये सो कॉल्ड नॉन लीथल वेपन चलाए गए, इससे भी लोग मरे। वो पैरेट का गोला ये जब निकलता है इसमें से एक साथ 80-90 निकलते हैं, आंख में आता है, बीन आई गई। हर रोज जब भी पथराव होता है किसी न किसी को आंख में आता है। दोनों आंखें जिसकी जाए वो क्या करेगा? वो तो जिंदा लाश बन गई ना। ये जानवरों की चीज है, जानवरों को लगाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए ये हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अगर किसी जगह भी जाके ये फंस जाता है, निकालते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। अगर फुल बॉडी को आ गया, खाली इसका प्रॉब्लम होता है आंख। नहीं, जैसे आपने अपना पीठ दिखाया था, वो पैलेट से लगा आपको? जी पैलेट से लगाया। उस दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई स्टून पेल्टिंग नहीं थी। मैं अभी भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी पुलिस को बता चुका हूँ। मैं नहीं डरता हूँ पुलिस पे से लगाएगी FIR। मैंने बहुत FIR देखी है, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स है, बहुत FIR है, बहुत वारंट्स है, बहुत PSA काटे हैं मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं मेरे को पड़ेगा। ये टारगेट बनाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन हक की बात करता है, उसको मार ही डालो। ये यहाँ की जनरेशन को बड़ा नहीं होने देते हैं, इनको पता है हक की बात बोलेंगे। मेरी एम डॉक्टर बनने की थी। डॉक्टर बनने की एम इसलिए थी, मैं सोचा कोई बीमार होता है, इलाज होता है, जख्मी होता है, उनका इलाज फ्री में करना चाहता था। लेकिन पुलिस ने मेरा ही फ्री इलाज कर दिया, मुझे ही बिठा दिया। 8th में मैं था तो फिर मुझे पकड़ा, फिर FIR काटा, लेकिन जज के सामने नहीं लिया। जज बोलता ना छोटे बच्चे को FIR, फिर मुझे हार्वन जेल लिया, जुवेनाइल होम। फिर मुझे उस टाइम मुझे 11-12 दिन के बाद छोड़ा। तब से लेकर आज तक मैं लगभग 15-16 बार अंदर गया हूँ। आप बता सकते हैं कि मतलब कार्गो में क्या किया जाता है? कार्गो में उतना टॉर्चर हमें नहीं किया जाता जितना हमारे मुजाहिद भाइयों को किया जाता है। हमें तो उनसे डंडे से या शौक से डराते हैं। अगर रात को लाएंगे कुछ नहीं, उस टाइम मारेंगे थोड़ा बस। सुबह जब आ जाता है DSP आ जाता है, SP आ जाता है, SHO 2-3 आ जाते हैं, ले जाते हैं कमरे में और इनके एस्कॉर्ट कपड़े वपड़े निकालते हैं हमारे। बस 2 पकड़ते हैं ऐसे, 2 पकड़ते हैं टांगे, बस फिर धोते हैं। लगभग आधे घंटे तक रुकने का नाम नहीं लेते।
फिर आधे घंटे के बाद जब पानी मांगे फिर वो करते हैं। इससे कैसे लड़का सुधरेगा, मुझे बोलो, लड़का सुधरेगा ऐसे? मुझे नहीं लगता जितने भी आज तक जमा बंद हुए सब करते हैं वापस, कोई नहीं सुधरा। जब सेंट्रल जेल ले जाते हैं तो अब जमानत उधर पहुंचती है, बाहर निकलते हैं, बाहर दूसरा थाना होता है, ले जाते हैं उधर, करते हैं उधर दूसरा एफआईआर, और फिर जमानत अगर आएगा मशवरा छोड़ेंगे, अगर नहीं तो फिर तीसरे थाने में। अभी बाहर निकलते ही नहीं है, दूसरा थाना ले जाता है, तो फिर कौन छोड़ेगा? ये बोलेंगे एक तो गलती हो गई, बोला अब नहीं करेंगे, अब दूसरे थाना पिटना है, अभी एक और महीना उधर देना है, फिर पता ही नहीं क्या कौन सुधरेगा। फिर हम बोलते हैं आप कैसे निकलेंगे और करेंगे। Basically, you attack the young people, frame them in cases, put them on your watch list, because all the ones who have been arrested or who've got PSAs slapped under them, they are on the watch list of every police station. You can summon them anytime. You tell them that even when they're released, I'm not even talking about the ones who are in jail, but the ones who are released, and you make sure that you can rearrest them and take them back in. So it has to be a very cussed boy, who is going to go back into violence. That's what you think. That's what the security agencies think. That, because of the economic pressures, the family pressures, the mother's tears, they can keep these boys away. But that doesn't really happen. और कितने एफआईआर लगे हैं आप पे? 13 एफआईआर। किसी जवान को पकड़ते, ठीक है यार, उसने स्टोन पेल्टिंग की पकड़ा, तो अब चलो कानून के हिसाब से, जो कानून कहता है, ठीक है जी, रात को इसको रोको पुलिस स्टेशन में, एफआईआर लॉन्च करो, कोर्ट जाने, ये जाने। यहाँ पे लड़के को पकड़ते हैं, थाने में रखते हैं 2-2 महीने, उनके घर वालों से 40,000 लेते हैं, तो फिर उनको एफआईआर देते हैं, जाइए अब कोर्ट में बेल करवा लीजिए। 2008 से मुझे याद भी नहीं मुझे कितनी बार जेल लिया गया है। हम तो अब सीधे बोलते हैं कि जेल इज अवर सेकंड होम, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता अभी मैं यहाँ हूँ, शाम को मैं शायद जेल में होगा। जब हम कोर्ट की पेशियां लगे महीने में 2-3 बार, तो फिर हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम और कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमें उस काम में बिजी रखने के लिए यहाँ पर इतने एफआईआर्स, एक बंदे पे 10-10 एफआईआर लगाते हैं, ताकि ये इसी के साथ बिजी रहे साल भर, कोई और काम न कर पाए, और इस पर ये खौफ तारी हो जाए कि ये फिर दोबारा ना निकले। ये पुलिस ही बनाती है स्टोन पेडलर्स, लोग नहीं बनते। और जब अगर आजकल छापे मार रहे, बाप को ले जाते हैं, पीटते हैं, घर में सब कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, ये मत जायज है। Even in 1984, when Kashmiris, 85 sorry, we were protesting against the electricity, we were showered with bullets. तो ये कोई नई बात नहीं है। We know J&K पुलिस का कैपेबिलिटी क्या है। They have been asked to control us, kill us, maim us, rape us, and that's what they're doing, and that's what they're good at. आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपना सारा चेहरा छुपाया हुआ है। आप तो कहते हैं कि हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है, वो है, डेमोक्रेसी है, और बाकी सारे खूबसूरत नारे देते हैं, लेकिन आप ऐसे इलाके पर काबिज हैं जहां पर आप लोगों को मुंह छुपाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप किसी से भी यहाँ पूछे, आपको मुंह दिखाकर आपसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ का स्टेट ऑपरेशन क्या है, और यहाँ पर स्टेट किस तरह से काम करती है, और वो किस तरह से उन्हें फिर मुख्तलिफ हुकूमत खानों में उनको सड़ाएगी अगर वो मुंह खोल कर आपसे बात करेंगे।
Every time that there is a protest or there's a demonstration, these guys, the government or the people who are ruling would always say that they need a more draconian law, which is true of any part of India. Whenever there is anything, you sort of rev up the laws rather than the implementation of the existing laws. So they had enough laws, they bring in what they call the Public Safety Act and they use it to make sure that the public is unsafe. If you look at the act, it's a very loose act. It gives them overwhelming powers. They can declare any place under PSA. The police just goes with that law and they just move in and they arrest you and then they put you in. And you are the accused, you are also the convicted because you are not innocent anymore. The older generation felt APSPA during the militancy and before, and this generation has been hit by the local PSA laws. So PSA जिसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का नाम दिया गया है, जिसे असल में जंगल के स्मगलरों के लिए बनाया गया था, उसे अब और डाकुओं के लिए बनाया गया था, उसे अब इन्हीं आज़ादी पसंद जवानों पर लगाया जाता है और उन्हें 2-2 साल तक जेल में ठूसा जाता है और जेल में उन्हें बंद किया जाता है किसी अपनी दिफा किए बगैर। देखिए, पहले तो मैं 2008 में मेरा PSA लगा, मुझे इधर लिया गया कोट बिलवाड़, जम्मू से आगे। 3 महीने 10 दिन के बाद मेरी काश होगी, मुझे छोड़ा गया। फिर 2010 में मेरा दूसरा PSA लगाया गया, उधमपुर जेल में मुझे भेजा गया। केस लगते हैं 142, 144, 148, 152 होता है नॉन अवेलेबल, उसमें जमानत नहीं मिलती है 152 में। और भी बहुत सारे केस लगते हैं, ज़्यादा इनमें से 152 वो नॉन अवेलेबल है, उसमें बेल नहीं मिलती। ज़्यादातर स्टूडेंट पेडलर्स को वही लगाते हैं। और 307 पे बैन भी आ गई थी, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, 307 लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 307 का इरादे कत्ल, 152 शायद तोड़ फोड़, 144 स्टेट वर्सेस स्टेट। मान लीजिए कि आप स्टोन पेल्टिंग नहीं करते, आप इसके साथ जुड़े हुए ना होते, तो फिर पुलिस आपके घर में आके तोड़फोड़ नहीं करती, नहीं, आप जेल नहीं जाते, आपके माँ बाप को परेशान नहीं करते। तो एक तरह से आपने कभी सोचा है कि यार अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा? ये ठीक होने वाली चीज नहीं है मेरे भाई, ये ठीक होने वाली चीज, एक बार नाम आ गया ना इनके पास, फिर ये समझ लो, ये जब तक जिंदा है ये नाम आता, ये बुलावा आता रहेगा। कैरियर जब तबाह हो गया, 13-14 पर्चे महीने में 4 बार कोर्ट में होता हूँ, 5 बार कोर्ट में होता हूँ। अब इससे बेहतर अब ऐसी जिंदगी का क्या है? अब बातचीत हमारे हाल पे आती है, तो मैं एक जवान हूँ, इस कौम का फ्यूचर हूँ। देखिए, हमारी 90 से लेके अभी तक जितने भी हमारे जवान फ्यूचर है वो तो सारे तबाह हो गए। मैं अपनी बात करूँगा, मेरी पढ़ाई वो भी ख़त्म हो गई कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से। मैं घर जाता हूँ, मेरे बाप को रोज़ फ़ोन आते हैं, भाई पुलिस स्टेशन आ जाए, वहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। हम अगर किसी चीज़ के लिए अप्लाई करें पासपोर्ट्स, हमें पासपोर्ट्स भी नहीं दिए जा रहे क्योंकि हम टेररिस्ट हैं। हम टेररिस्ट क्यों हैं? टेररिस्ट इसलिए क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। अब ये जो हमारी बात है, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। अब जो हमारी एक फ्यूचर जनरेशन आ रही है, हम ये बोझ उनके कांधों पे नहीं डालना चाहते। जो हमने सहा, जो हमने देखा, हम नहीं चाहते कि अब वो सहे, क्योंकि वो हमारी नई जो जनरेशन, वो हमारा फ्यूचर है। हम चाहते हैं पढ़े लिखे कश्मीर को आगे ले जाए वो। This is a open secret here in Kashmir that we know how militarization and the pro-India politics has a nexus here and how they actually use the vulnerabilities of the people for their own politics. अब इसमें हुआ ये कि बहुत से लोग जो है डेटर हो गए, थोड़ा सा डर गए, थोड़ा सा पीछे हट गए, अपने आप को बचाने के लिए पुलिस में चले गए, पॉलिटिकल पार्टीज में चले गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि वो फिर भी रेबल्स हैं, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद भी कि उनके खिलाफ PSAs हैं, जेल में बंद रहते हैं, फिर छूटते हैं, फिर और ये करते हैं, फिर और जेल चले जाते हैं। उन लोगों के लिए असल में ये है कि इवन इफ देयर करियर इज रूइंड, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर प्रिंसिपल्स। दे डोंट थिंक दैट being on the side of Indian political parties or Indian police or Indian system is morally right for them.
आपको कैसे लगता है जब आप अपने लीडर्स को देखते हैं और आपने जो बचपन से आज तक जो देखा है, जो आपके अलग अलग लीडर्स इस साइड बढ़ गए उस साइड बढ़ गए, वो पैसा आ रहा है, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े घर हैं, इनके पास गाड़ियां हैं उनके पास, और जैसा पैसा आता है अक्सर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है, जब पैसे आता है लीडर के पास वो शांत हो जाते हैं। हाँ, वो शांत हो जाते हैं। जनरेशन है वो सड़क में लड़ता रहता है और जो लीडर है वो घर बैठे होता घर है। बैठे होते हैं। तो जब आप ये सब देखते हैं हाँ। आपको क्या लगता है? निकालो मुझे बताइए, एक लीडर का बेटा है कोई? एक लीडर का बेटा दिखाइए मुझे इसमें है। अब मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ वो अपने बच्चों को विदेश भेजे, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा भी मत करे हमारे कश्मीर के नौजवानों को खराब मत करे। एक साथ जुट जाए, वो भी तो हो सकता है। अपने बेटों को अब अगर आप विदेश भेज रहे बेचो, हम हमें ऐसे रखो गोली खाने के लिए, लेकिन एक साथ जुड़ बन के रहो, कुछ फैसला करो कश्मीर का। ऐसे ही मत ना रहना है हमें। ये मसला कुछ नहीं है, खाली मसला है पैसे का, पैसे का, बस पैसे कमाओ, बस गरीब का बच्चा है उसको आगे दे दो, खुद को पैसे कमाओ। मैं सीधे बोल रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं सीधे बोल रहा हूँ, इनको पैसे 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 चाहिए, बस पैसे का लालच है और कुछ नहीं है। आपके मूवमेंट को आज़ादी कैसे मिलेगी? वही मसला है ना, मत ना मिल सकती आज़ादी जब तक ये एक नहीं हो सकते। आज़ादी कहाँ मिल सकती? फिर जब मैं भी मरूंगा, मेरा बेटा वो भी मरेगा, ये कारवां ऐसा ही चलता रहेगा जब तक ये एक ना होंगे। एक होंगे, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगर अभी एक होंगे ना, 2018 में हम आज़ाद हो गए। लेकिन ये एक नहीं हो जाते सभी पैसे, इसको पैसे दे दो, आ जाओ हमारे पैसे। एक ज़माने में अर्ली 80s में कुछ लोग जो थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बार बार पकड़ रहे थे, वो पत्थर मारते थे, तो उन लोगों ने अपना नाम तल्ला पार्टी रखा था। तो ये जो लोग हैं, बाद में यही लोग जब इनको ज़्यादा ब्रूटलाइज किया गया, जब इनको बार बार टॉर्चर सेंटर्स में लिया गया, जब इनको बहुत ज़्यादा इनका करियर्स रुइन किए गए, उसके बाद इन्हीं लोगों ने साथ मिलकर मिलिटेंसी स्टार्ट की। ये जो लोग जिनकी बात मैं कर रहा था कि तल्ला पार्टी, बाद में यही लोग JK-LF बने। तो ये सब चीज़ें जो है इट्स बेसिकली रिएक्शंस टू द इंडियन ऑक्यूपेशन हियर। जितना ज़्यादा ब्रूटल इंडियन ऑक्यूपेशन की टेक्निक्स यहाँ होंगी, उसी तरह की रिएक्शंस होंगी। आपको लगता है ये एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है क्या यहाँ पे कश्मीर में आप हैं? ये फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। जो मोदी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया फ्यूचर, वो ये वो तो इंडिया का अलग है। अब कश्मीर में अगर फ्यूचर देखिए, कश्मीर का फ्यूचर ये है कि यहाँ के जो नौजवान वो बंदूक की तरफ जा रहे हैं। इसमें आप देखिए 2008 में हमने पूरा मनतोड़ किया सब कुछ, कोई मिलिटेंसी यहाँ पे नहीं थी। 2008 के बाद आप देखिए जितने भी लड़के शहीद हुए, मिलिटेंसी की बात मैं कर रहा हूँ, अभी तक सारे के सारे पढ़े लिखे इंजीनियर से डॉक्टर से, एंड दे आर ऑल यंग। और वो सारे लड़के पहले मूवमेंट में थे, नॉन वायलेंट मूवमेंट में थे। उसकी यही वजह है, इंडिया ने पहले कहा था जी हम आप लोग को स्पेस देंगे बात करने के लिए, आप प्रोटेस्ट, आपका हक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो अब जब मोदी आए इधर, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें कश्मीर इशू पे कोई बात ही नहीं करनी है, बात करनी है तो पाकिस्तान से करनी है। हमें बोलता है आप पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के झंडे निकाले, हम पाकिस्तान बोले तो हम आतंकवादी। मोदी पाकिस्तान के साथ बात करे तो वो दोस्ती। अब ये जो कश्मीरी कौम है, जितने भी यहाँ के यूथ है, उनको तो सीधे समझ आया भाई नॉन वायलेंट मूवमेंट हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें नॉन वायलेंट मूवमेंट में PSA मिल रहे हैं, माँ बाप की बेइज्जती मिल रही है, गालियाँ मिल रही है। तो ये जो फ्यूचर आ रहा है अब नौजवानों का, वो गन मूवमेंट की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा ही चला तो 1-2 सालों में गन मूवमेंट का बहुत बड़ा इनकलाब होगा इधर। After a very long time, militants are actually being accepted, or in encounters, the bodies of militants are taken around in funeral processions, which wasn't happening to the extent that it is happening today. And if that militancy returns, which the atmosphere is such that it can return, it's going to be so vicious and everyone's going to lose. So it's not New Delhi who's going to die, it's not you and me who's going to die, it's not even going to be Omar Abdullah or Mehbooba Mufti or the others, or Gilani, or for that matter Yasin Malik. It's going to be the guys who are on the ground. It's the young people.
हर एक माँ बाप का सपना होता है उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैं पहली बार पकड़ा गया तो मेरे घर वालों पे बहुत प्रेशर था। तो जाहिर सी बात है मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि अब मैं इस मूवमेंट में जाऊं। हालांकि मेरे घर वाले सपोर्ट 100% सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, कश्मीरी मूवमेंट को। हमारे भी एस्पिरेशन यही थी कि हम भी बड़े होकर कुछ डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर ऐसे ही कुछ इसी में। लेकिन हालात ही ऐसे हैं यहाँ पे इस कश्मीर में कि यहाँ पे लोगों के सपने ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। यहाँ आप आज जो सपना देखें आपको पता नहीं कि शाम तक वो सपना कैसे कंप्लीट हो। शाम को आपको पता नहीं कि कहीं आप अपने ख़ानदान की या अपने सारे सपने लेकर किसी कब्रिस्तान में ना हो दफन हो जाए। यही है कि यहाँ सपने देख, मुझे लगता है कि इस कश्मीर में सपने देखना ही गुनाह है। फैमिली नहीं सपोर्ट करती है किसी को। यहाँ से पत्थर है, वहाँ से गोली है, फैमिली सपोर्ट करेगी? अगर बंदूक होगी यहाँ से, वहाँ से बंदूक होगी, फैमिली सपोर्ट करेगी। पर आपको लगता है कि बंदूक से सलूशन आएगा? हाँ, और क्या, गन से सलूशन आएगा, जरूर आएगा। पर ये भी हाई चांस है कि आप मारे जाएंगे। तो अगर 100 जाने जाती है जाने दो, लेकिन आज़ादी मिलेगी। 1000 जाने जाने दो, आज़ादी मिलेगी, अपना कश्मीर आज़ाद होगा। ये काम है। लाख जाने जानी चाहिए, लेकिन अपना कश्मीर आज़ाद होगा, ये नहीं बड़ी बात है। जैसे आप डरते हैं शहीद होने से इस मूवमेंट में? शहीद होने से क्या, माय ड्रीम है शहादत। मैं शहीद होना चाहता हूँ। इससे शहादत से अच्छी मौत क्या है? मैं क्या समझाऊं आपको? शहादत से लोग मरते हैं, ये तो खुशनसीब है वो लोग जो शहीद हुए। शहादत मिलते ही इंसान जन्नत में जाता है। अब मैंने वो कह रहा हूँ, लेकिन शहादत ये मेरी ड्रीम है, शहादत। जब आप क्लास 8 में थे आपका सपना था डॉक्टर बनने का, हाँ, लोगों को मदद करने का। हाँ, और आज आपका सपना है शहीद होने का। हाँ। तो इसमें आपको ये शहीद होने के क्या, मैं पहले बोलता हूँ अगर ज्यादा कुछ हो जाए मैं बंदूक ही उठाऊंगा, फिर देखूंगा शहादत, मैं बंदूक ही उठाऊंगा सीधे। अगर ऐसा ही हुआ डाउनटाउन का एक बच्चा बंदूक उठाएगा, एक बच्चा। अगर इन्होंने ऐसे ही किया, लीडरों ने ऐसे ही किया, डाउनटाउन का एक बच्चा बंदूक उठाएगा, एक। फिर हमें आता है